हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। पहले के 7 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है यार, ये चैप्टर ना इतना ईजी नहीं है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एक्चुअली जो बच्चे आगे बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो ना तुम में से, उनके लिए ये चैप्टर आपकी पहली सीढ़ी है बायोलॉजी की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी नॉलेज वाला भी, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने आपके लिए बनाई है ये स्पेशल वाली पीडीएफ। स्पेशल पीडीएफ भैया क्या होता है यार? देखो क्या होता है ना, जब हम कोई चैप्टर नॉर्मली पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ी एनसीईआरटी होती है, मतलब 13-14 पेज की। अब पूरा पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने आपके लिए एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं जिन्हें पढ़ के, सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ जिन्हें पढ़ के, ये जो दिख रहे हैं आपको, सिर्फ इन्हें पढ़ के आप ला सकते हैं सच में फुल मार्क्स। सच में फुल मार्क्स, समझ रहे हो? तो विदाउट एनी डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे बॉडी मूवमेंट्स की। बॉडी मूवमेंट्स क्या होता है? हमारी बॉडी का इधर से उधर हिलना, हाथों का हिलना, गर्दन का हिलना। सो देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत से मूवमेंट होते हैं कि नहीं होते? जैसे कि वॉक, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, स्किपिंग करते हैं, ठीक है, और इधर से उधर जाते हैं। ऐसे बहुत से मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अब वाई इज इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक लाइक अ स्नेक, स्लिथर्स और क्रॉल्स एंड फिश स्विम्स? मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि यार हम जो है वो पैरों से चलते हैं, स्नेक जो है वो घसीट घसीट के आगे बढ़ता है, या फिश जो है स्विम करती है। ये जो एनिमल्स का, हमारा ये जो मूवमेंट है, इस सब का राज क्या है, इस सब की साइंस क्या है? तो वही आपको बस इस चैप्टर में पढ़नी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी जितना लिखा हुआ है ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना। जो मैंने हाईलाइट करा है वही पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर चुटकियों में कवर कर देंगे। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट की बात करी जा रही, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, फिर आगे हम एनिमल्स की बात करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करो तो हम वहां बढ़ते हैं जहां पे हमने करा है हाईलाइट। जी हाँ, तो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट। तो अगर आप ध्यान से सोचो, हम अपने हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को वहीं वहीं से मोड़ पाते, हिला पाते हैं जहां से वो क्या होती है, जहां से ऐसा लगता है कि वो कहीं जॉइंट है। दो जगह दो चीजें जॉइंट है। जैसे कि एल्बो, अगर आप अपनी एल्बो ध्यान दो तो ये आपका हाथ होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है, आपको ऐसा लगता है ना कि ये भाई दो अलग अलग चीजें जॉइंट है, ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये सब क्या है, आज हमें यही सीखना है। अब मुझे पक्का पता है, इतने तो स्मार्ट तुम हो कि तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है, हड्डी होती है। बट आज हम उसे साइंटिफिक और एक प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारे मार्क्स भी फुल आए और हमारी नॉलेज भी फुल हो जाए, ठीक है। लाइक एल्बो, एल्बो क्या, हमारी जो एल्बो होती है, शोल्डर या नेक, इन सब में क्या है, जॉइंट होता है। और इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स। जहाँ पे भी हमारे बॉडी में दो चीज़ें जुड़ती हैं, दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, क्या कहते हैं, जुड़ती हैं हड्डियाँ। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आगे ये आएगा और मुझे पता है आपको पता भी है। उसे क्या कहते हैं, जॉइंट्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बस आगे का तो पूरा चैप्टर यूं चुटके में हो जाएगा। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर बोन्स। हमारी बॉडी में जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है और उन्हीं से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब इनका फंक्शन वगैरह क्या है, ये सब आपको इसी हाईलाइट में मिलने वाला है। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? सो मैनी बोन्स। कितनी सारी? सो मैनी बोन्स। और बोन्स जो है उन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। अगर वो मुड़ती हैं तो वो टूट ही जाती हैं। ऐसा बोलते हैं ना, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो टूटता क्या है, बोन्स टूट जाती हैं। बोन्स क्योंकि मुड़ नहीं सकती, ठीक है। It is different bones joined together at our elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. तो इतना तो हमको पता चल गया, हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स है। तो अब आपको ये भी समझना है कि हमारी बॉडी सिर्फ उन्हीं जगह से जुड़ती है, उन्हीं जगह से मुड़ती है, ना कि जुड़ती है, जहाँ से हमारी कोई भी दो हड्डियाँ आपकी जॉइंट हो। तो जहाँ पे भी हड्डियाँ दो मिलती हैं, वहीं से हमारी बॉडी आपकी रोटेट, मूव या जो भी है वो करती है, ठीक है, जो भी मोशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आर बॉडी। अब क्योंकि भाई हड्डियां मिल रही हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं एक ही तरीके से सारी हड्डियां अलग होती हैं, बॉडी पार्ट अलग होते हैं। तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं। तो अब हमें बस उन्हीं जॉइंट्स को अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो जॉइंट आता है उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या? बॉल एंड सॉकेट। अब सुनने में क्या लग रहा है कि एक बॉल होगी, एक सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? जिसमें आपकी बॉल फिट हो जाए। कोई भी बॉल अगर इसमें फिट हो रही है तो ये कैसा है? ये है एक बॉल एंड सॉकेट। अब जरा समझते हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है। अरे मेरे भाई मिट जा। ओके, ठीक है।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे पहले तो आप देखो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी बॉल है, ये जो है ये बॉल है, और ये है बाउल। बाउल यानी कि कैविटी, बाउल यानी कि कैविटी, मतलब कुछ इस तरीके से इसमें बॉल फंसी हुई है। और ये जो बॉल है ना आपकी हर तरफ घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है, इधर भी, उधर भी, इधर भी, मतलब ऐसे गोल गोल डायरेक्शन में कहीं पे भी घूम सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। अगर आप अपना हाथ देखो, अपना जो हाथ है आप गोल गोल बॉलिंग करते हो तो पूरा गोल घूमता है ना, तो वहां क्यों घूम पाता है वो पूरा, क्योंकि वहां पे है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है, बॉल सॉकेट जॉइंट होता है आपके शोल्डर में, शोल्डर तभी तो आपका पूरा गोल गोल घूम जाता है, देखा ना, हर तरफ घुमा सकते हो। अब यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट क्यों है, क्योंकि ये है स्पेशल पीडीएफ और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं। तो द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंड, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। अब जैसे ये एक हड्डी आ रही थी पूरी यहाँ नीचे तक, ये सीधी सीधी हड्डी थी, और इसका जो एंड है वो कुछ ऐसा राउंड था, वो जाके इस बाउल में फिट हो जाता है, और उसके बाद वो पूरे हर तरफ में घूम सकता है। साफ कर देते हैं ताकि आप बाद में इसको यूज कर पाए, हाईलाइट भी कर देते हैं, यस। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऐसा जॉइंट हमेशा ऑल डायरेक्शन में घूम सकता है, और ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला आपको समझ में आया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको पता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह होता है हमारी बॉडी में, एक शोल्डर वाली जगह पे और एक थाई बोन वाली जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे आपके पैर होते हैं। इसीलिए आप अपने पैरों को देखना लेट के आप हर तरफ गोल गोल घुमा सकते हो, क्योंकि वहाँ कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कितना सिंपल है ना यार, ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं टीचर्स कई बार, बट हमें बहुत सिंपल करके पढ़ना है, चिल मारनी। अगला पॉइंट आ जाता है पाइवोटल जॉइंट। क्या, पाइवोटल जॉइंट। अब इसको पढ़ते हैं। अब वो जॉइंट जो हमारे नेक को हमारी मुंडी से जोड़ता है, किससे, मुंडी से, हेड से, इज अ पाइवोटल जॉइंट। एक ऐसा जॉइंट होता है पाइवोटल। अब ये जो है ये हमें कौन कौन से डायरेक्शन में अलाउ करता है, आप अपना सर देखो किस किस डायरेक्शन में घुमा सकते हो, ऊपर घुमा सकते हो, नीचे देख सकते हो, राइट में देख सकते हो, और लेफ्ट में देख सकते हो। तो पाइवोटल जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं, जो चार डायरेक्शन में अलाउ कर देते हैं। और एक चीज़ और आपको समझनी है कि पाइवोटल जॉइंट जो होते हैं, जब पाइवोटल जॉइंट, ओहो ग्रीन नहीं येलो से करना जी, येलो से, स्पेशल पीडीएफ है भाई आपकी। इज अ पाइवोट, इट अलाउज अस टू बेंड आवर फॉरवर्ड और राइट और लेफ्ट, ठीक है। इतना आपको समझना है कि वो राइट लेफ्ट अप डाउन में अलाउ करते हैं, और ये होते हैं हमारे नेक में। अगर ये चीज़ आपको याद रही तो समझ लो आंसर आपका आराम से हो जाएगा। पाइवोटल जॉइंट आपको यहाँ दिख गया, ये गर्दन में इस जगह पे होता है, ठीक है, पाइवोटल जॉइंट। अगला आता है हिंज जॉइंट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हिंजेस क्या होता है, हिंज क्या होता है, जब भी कोई चीज़ एक सिंगल डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकती है। क्या, आगे अपने गेट देखो, आपने कभी अपना गेट देखा है, कुछ इस तरीके का तो होता है, ये दीवार होती है, तो गेट आपका कैसे, ऐसे और ऐसे, इन्हीं दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये तो इधर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं हिंज। क्या कहते हैं, हिंज। और तो हमारी बॉडी में जहाँ पे भी ऐसा मूवमेंट होता है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। कितना सिंपल है, हिंज जॉइंट यानी कि आगे पीछे का, एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे का जॉइंट। अब समझते हैं, हमारी एल्बो देखो आप, हमारी जो एल्बो होती है, एल्बो यानी कि आपकी कोनी, कोनी से और हाथ का जो जॉइंट है, आप देखो सिर्फ आप हाथ को आगे और पीछे मतलब ही कर सकते हो साइड वाइज इधर उधर आप कहीं पे भी नहीं घुमा सकते, है ना। ध्यान से देखना, आपकी जो एल्बो है, कोनी है, वहां से आपका हाथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे होता है, ठीक है। तो इसीलिए उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। आपको ये वर्ड याद रखना है बच्चों, हिंज जॉइंट, समझ गए, याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड जॉइंट्स। बहुत सिंपल है यार, सब कुछ बहुत सिंपल है। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होता है, सबसे लल्लू है ये तो, बाकी सब में तो तब भी आपको थोड़ा बहुत समझना था, इसमें तो आप बस ये समझ लो कि जहाँ पे कुछ नहीं हिल सकता वो फिक्स्ड है। द बोन्स दैट कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, बोन्स जो है वहाँ पे इस पॉइंट पे हिल ही नहीं सकती, मूव ही नहीं कर सकती, ऐसे जॉइंट को कहते हैं फिक्स जॉइंट। ये आपको कुछ याद रखने की जरूरत है क्या, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड अपनी जगह पे, ठीक है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो क्वेश्चन में आ सकता है। आपने कभी अपना मुंह खोलने के ट्राई करो कि जो आपका, यू कैन मूव ओनली योर लोअर जॉ, आप सिर्फ अपना जो नीचे वाला जो जॉ है, जॉ यानी कि जबड़ा, दांतों का, जैसे ये आपके दांत हैं ऊपर के और ये नीचे के, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, आप सिर्फ इसे ही ऊपर नीचे कर सकते हो बोलने के लिए। ऊपर वाला पार्ट आपके फेस के साथ, आपके मुंह के साथ फिक्स होता है, तो वो नहीं हिलता। अब बोल के ट्राई करो जरा, आ बोलो, आ, नीचे वाला ही जाएगा बस, ठीक है। और ये ग्रीन हाईलाइट क्यों है, क्योंकि ये है स्पेशल पीडीएफ और इसमें मिलते हैं आपको आंसर्स भी, ठीक है। तो ये एक आंसर होगा, आगे जाके समझ में आ जाएगा। जिसके साथ आप समझ गए, अपर जॉ आपका मूव नहीं करता, लोअर जॉ ही मूव करता है, क्योंकि वो क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा,
ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप ऑफ आवर बॉडी। तो जो ये पूरी हड्डियां हैं ये मिला के एक फ्रेमवर्क भैया क्या होता है? फ्रेमवर्क यानी कि एक रोड मैप की तरह समझ सकते हो आप, मतलब एक स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार करती है हमारी बॉडी को शेप करने के लिए, है ना। स्ट्रक्चर से ही तो हमें, स्केलेटन से ही तो हमें क्या मिलता है? स्केलेटन बोल दिया, अभी आपको कंफ्यूजन होगी क्या वर्ड आ गया नया। अरे भैया, सारी हड्डियों को मिला के जब आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके की नजर आती है, और ये तो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इसे कहते हैं हड्डियों का ढांचा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। तो ये स्केलेटन ही तो हमारी बॉडी को एक शेप देता है। अंदर से ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमारा मांस होता है और उससे हमारी बॉडी बन जाती है ना। तो इस फ्रेमवर्क, इस ढांचे को हम कहते हैं स्केलेटन। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, समझ रहे हो? ठीक है। अब हमने ये हड्डियां पता कैसे लगाई भैया कि ये कहाँ कहाँ होती हैं? अरे देख, मैं बताता हूँ। कई बार तो हमने क्या टच करके देखा, अपनी फिंगर्स को टच करा, पता चला ओहो यहाँ पे हड्डी है, कुछ टाइट टाइट है। नाक दबाई, नाक में भी लग रहा था और सर में भी लग रहा था, बट इतना यार एक्यूरेट नहीं हो सकता ना ये सब। तो फिर साइंस आ गई। साइंस तो साइंस है, उसने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, इसका नाम था एक्सरेज, एक्सरे टेक्नोलॉजी। उससे क्या होता था? उससे वन वे वी कुड नो बेटर दिस शेप बाई लुक एट द एक्सरे इमेजेस। एक्सरे आपकी बॉडी का एक फोटो खींचती है, और उस फोटो में कुछ इस तरीके का फोटो होता है, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा सुना होगा ही अपनी लाइफ में। इससे क्या होता है? आपकी बॉडी की सिर्फ हड्डियों का फोटो खींचता है। क्या? हाँ जी, आपका जो स्टाइल आप मारते हो, पोज मारते हो, उसका फोटो नहीं खींचेगा। सिर्फ और सिर्फ अंदर की जो हड्डियां हैं वो आपकी नजर आ जाएंगी। जैसे आपको यहाँ हड्डियां दिख रही हैं, दो जुड़ी हुई, ये दो जुड़ी हुई। तो इसीलिए हमने एक्सरेज का यूज करा, उससे हमें सारी बॉडी की स्ट्रक्चर पता चल गया, सारी हड्डियां पता चल गई। ठीक है। और एक्सरे का क्या यूज होता है? फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स। कोई भी ऐसी इंजरी है जो अपनी हड्डियों में हुई हो, जैसे कि हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है ना हड्डी में, तो आप क्या कराते हो? एक्सरे कराते हो। जैसे यहाँ पैर की हड्डी टूट जाती है तो आप एक्सरे कराते हो पैर का, उसमें पता चल जाता है कि हड्डी कहाँ से टूटी है, किस तरीके से प्लास्टर लगा के उसको सही करना है। तो एक्सरे आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अगला, अब हम बात करते हैं फिंगर्स की। आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये जो छोटी छोटी हड्डियां, इन्हें आप कार्पल्स भी कहते हो, CARPLES। बस इतना ही याद रखना, और आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हाथ की छोटी छोटी हड्डियों को आप कहते हो कार्पल्स। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है द रिब केज। अब हम अलग अलग हड्डियों के बारे में बात करें, बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो पहला है रिब केज। अब रिब केज ये तो आपको पता ही है कहाँ होता है, ये आपकी छाती में होता है, छाती होती है ना। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। There are 12 ribs on each side of chest. Some of important internal parts of our body lie protected inside the chest. आपको ये लाइन याद रखनी है, प्रोटेक्टेड। अब होता क्या है, देखो ये जो पीछे वाली आपको लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये बैकबोन है। क्या? ये बैकबोन है। और ये जो है ये है चेस्ट बोन। अब इन दोनों को जोड़ती हैं ये रिब्स। दोनों तरफ कितनी कितनी होती हैं? दोनों तरफ आपकी 12 रिब्स होती है। और इन रिब्स का काम क्या होता है? पहला तो ये जो आपके जो मतलब बॉडी है उसको एक स्ट्रक्चर देती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया रिब्स की वजह से। ठीक है। दूसरा, ये जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हार्ट है, आपका लंग्स हैं, आपके किडनी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर रहती हैं, तो सेफ रहती हैं। सेफ भैया मतलब, अब देखो आपको किसी ने मुक्का मारा, अब मुक्का मारा, मानो आपका दिल क्या होता है? इसके बाहर होता, तो आपके दिल पर मुक्का लगता, आपका दिल 1 मिनट में काम करना रुक जाता और आप टाट टाट फिस। पर ऐसा नहीं होता ना। आप जब भी मुक्का मारते हो तो हड्डियां पहले आ जाती हैं, तो हड्डियां उसको, दिल को या फिर और भी जो भी पार्ट है उसको बचा लेती हैं। तो इसीलिए रिबकेज क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जैसे हार्ट, लीवर वगैरह वगैरह, इन सबको। तो रिबकेज समझ में आ गया। 12 रिब्स होती हैं दोनों तरफ, और ये हार्ट बोन और चेस्ट बोन को जोड़ता है। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, चेस्ट बोन और बैक बोन को जोड़ के रखता है। चलो आगे देखते हैं। अगला पार्ट आता है बैकबोन। अभी हमने पढ़ा कि बैकबोन कैसे जुड़ी होती है। अब ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बैकबोन। कभी अभी आप कैसे, आप बैठे हो, लेटे हो, क्या बैठे हो कि लेटे हो? देखो लेटे हो तो बड़ी गलत बात है, पर अगर बैठे हो तो वेरी गुड। ठीक है। बैठे हो तो आप फील कर सकते हो कि जब आप बैठते हो तो आपकी पीठ में दर्द हो जाता है। पीठ में दर्द क्यों हो जाता है? क्योंकि पीठ में एक बोन है जिसकी वजह से आप बैठ पा रहे हो, जिसे कहते हैं बैक बोन, और वही आपको सपोर्ट देती है। ज्यादा देर बैठे रहोगे तो थोड़ा दर्द भी हो जाती है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ये जो आपको छोटी छोटी बोन्स दिख रही है ना लाइन वाइज, ये देखो 1 2 3, इन सबको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। और इन्हीं सारे वर्टिब्रेट्स को मिला के हम एक लंबी सी बोन तैयार करते हैं। मतलब हम थोड़ी करते हैं, नेचर करता है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? बैकबोन। उसको हमने नाम दिया बैकबोन। देखो हम
साइंस कितनी अच्छी है ना। अब देखो नाम तो इसका कुछ अनसेंट भी हो सकता था, पर उन्होंने इतना सिंपल नाम दिया बैकबोन, ताकि हम आराम से याद कर सकें। बैक में जो हड्डी होती है उसे कहते हैं बैकबोन। ठीक है, एकदम क्लियर। और रिब केज इससे जुड़ा होता है। और बैकबोन क्या काम करता है, ये आपको सीधे रहने में, स्टैंड विद बोथ हैंड्स, मतलब ये तो एग्जांपल है, ये आपको सीधे बैठने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाता है शोल्डर बोन। ठीक है, अब आपके शोल्डर बोन आपको बताया था, इसमें कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये राउंड राउंड राउंड, मतलब हर तरफ हर डायरेक्शन में घूम सकता है, और आप अपने शोल्डर से ही अपनी लाइफ के बहुत सारे काम कर सकते हो। आप कुछ भी सामान उठाते हो शोल्डर से उठाते हो, आप कुछ भी गेम खेलते हो तो आप शोल्डर्स का यूज करते हो, मतलब शोल्डर का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे हाथों को ओवरऑल यूज करने के लिए। अगली बॉडी पार्ट आ जाता है पेल्विक बोन। बॉडी पार्ट नहीं, एक बोन पार्ट। ठीक है, पेल्विक पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं, आपके जो बम बम होते हैं ना, हिप्स, वहां पे जो आपकी हड्डियां होती हैं टाइट टाइट, जिसकी वजह से भाई एक स्ट्रक्चर आप पूरा बैठ पाते हो कहीं पे आराम से, ठीक है, टिका पाते हो, वो होती हैं पेल्विक बोन्स। और वो कुछ इस तरीके की शेप की होती हैं, अच्छी खासी बड़ी होती हैं। ठीक है, दे एनक्लोज द पोर्शन एट ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। और ये क्या करती हैं, आपकी जो बॉडी स्टमक यानी कि पेट के नीचे वाली जो बॉडी पार्ट्स हैं जो भी, वो इसके अंदर सेव रहते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं स्कल की। स्कल यानी कि आपका खोपड़ी। क्या खोपड़ी? अब ये जो खोपड़ी की बात करते हैं, क्या होता है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। ये भी देखा जाए तो कई अलग अलग तरीके के बोन्स, दांत भी क्या है, छोटे छोटे बोन्स हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं स्कल में। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे रिब केज आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हार्ट में होते हैं उन्हें बचाता है, जैसे पेल्विक बोन्स आपके स्टमक से नीचे जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बचाता है। सिमिलरली आपका जो क्या बोलते हैं स्कल होता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि ब्रेन है, जिससे आपका पूरी बॉडी काम करती है, उसको सेव रखता है अपने अंदर, ताकि उसको किसी तरीके की कोई चोट ना पहुंच पाए। तो क्या स्कल का क्या काम होता है, आपकी ब्रेन को बचा के रखना। ठीक है, और छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं कि भाई देखो, बॉडी जो है ना पूरी तरह हड्डियों से मिलकर नहीं बनी होती, उसमें एक और भी छोटी सॉफ्ट, थोड़ी सॉफ्ट हड्डियों से चीज होती है जिसका नाम होता है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है भैया, देखो यार ये क्या है, ये बॉडी का एक पार्ट है, जैसे कि मांस का थोड़ा हार्ड पार्ट। मतलब भैया क्या आप कहना क्या चाह रहे हो, देखो यार तुम्हें इसकी साइंस इतनी डीपली नहीं समझनी, तुम्हें ये नहीं समझना कि कार्टिलेज क्या होता है। तुम्हें अभी इस क्लास में, 6th क्लास में, बस इतना समझना है कि जी हाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यस, कार्टिलेज इज प्रेजेंट। कहाँ कहाँ होता है, और ये बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है। पहली चीज आपको ये समझनी है। दूसरी चीज, आप अपने कान पकड़ो जरा, जब आप टीचर कहती है कान पकड़ो कुछ इस तरीके से, तो आपने देखा कुछ इतना सॉफ्ट होता है, कुछ लगता ही नहीं है। बट जब आप ऊपर से कान पकड़ोगे इस जगह से, जैसे यहाँ इस भैया ने पकड़ रखे हैं, तो आप देखोगे यार वहां पे ना इतना सॉफ्ट तो नहीं होता नीचे जितना, बट इतना हार्ड भी नहीं होता कि पता चले कि वहाँ हड्डी है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब। ईयर लोब इसे कहते हैं, इतना सॉफ्ट तो नहीं होता वो ऊपर पार्ट, पर बोन जितना हार्ड भी नहीं होता। तो इस पार्ट को कहते हैं कार्टिलेज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज कहाँ मिलता है, जब भी कोई दो हड्डियां जुड़ी होंगी, जब भी कोई दो हड्डियां जुड़ी होंगी तो उनके बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज। वरना क्या होगा, वो तो हड्डियां एक दूसरे में घिस जाएंगी। भाई हड्डी तो बहुत सख्त होती है, आप बार बार हड्डी को घिसोगे, मतलब मोड़ोगे मोड़ोगे तो घिस जाएंगी। तो उनके बीच में ये सॉफ्ट सा सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्लियर हो गया, इससे ज्यादा डीप में आपको कार्टिलेज के लिए नहीं जाना। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। कार्टिलेज हमको समझ आ गया। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा स्केलेटन है, हमारा जो ढांचा है बॉडी का, वो बहुत सारी हड्डियों से और हड्डियों के जोड़ यानी कि जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलकर तैयार होता है। क्लियर भैया, इतना एकदम हमको क्लियर हो चुका है। वेरी गुड बेटा, चल चल अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम एक और नई चीज पे आते हैं कि भैया ये तो समझ में आ गया, बट ये बताओ जब हम बॉडी बनाते हैं तो ये सब मांस वास जो दिखता है ये सब क्या होता है। तो हाँ हाँ, अब हम भाई वही पढ़ रहे हैं, समझो। मसल क्या होता है, एक चीज, अब आपके लिए एक लाइफ में एक नई चीज आती है, मसल। अब हड्डियां जो होती है ना, वो अपने आप काम नहीं करती, हड्डियां मसल्स के थ्रू काम करती हैं। भैया क्या मतलब, अच्छा अब देख ध्यान से समझ। सबसे पहले तो समझ लो कि मसल क्या होता है। ठीक है, मसल बज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन। जब ये हड्डियां है ना, हड्डियों के अलावा हमारी स्किन और हड्डियों के बीच में जो भी चीज होती है उसे हम कहते हैं मसल्स। मसल्स मांस से बने हुए ऐसा पार्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है हड्डियों को यूज करने में। अब किस तरीके से, जब भी हम व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर। अब अभी आप सोच रहे हो कि यार ये मसल्स आखिर
किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मसल्स का फंक्शन क्या है, तब आप समझोगे कि आखिर मसल्स क्या चीज़ है। मसल्स एक ऐसा बॉडी का पार्ट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी हड्डियों को यूज़ कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं अब आप वो समझो। ठीक है, जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल आप हाथ से लेके चलो। मानो ये आपका हाथ है, आपने अपने हाथ को इस तरीके से, जब आप बॉडी बनाते हो ना, बॉडी टाइट करते हो, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ फूल जाती है। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल से समझते हैं। आपने क्या करा, अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा तभी तो वो मोटा हुआ। उसको ना छोटा करने की कोशिश करी, तब मसल बिकम शॉर्टर, वो छोटा होता है, स्टिफर, थोड़ा टाइट हो जाता है। जब अपने बॉडी टाइट हो जाती है और मोटा थिक हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस वजह से अपनी बोन को पुल करता है। अपनी बोन, ये जो हमने हाथ ऊपर उठाया है, ये हम इसी वजह से उठा पाए हैं। और मसल्स, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा समझने वाला डीप कॉन्सेप्ट है, बट अपना ध्यान पूरे यहाँ रखना, अभी पूरा समझा दूंगा अच्छे से। जो मसल्स हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं। भैया किस तरीके से, चलो मैं समझाता हूँ। जब भी कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या, जब भी कोई एक मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जैसे कि अभी आपने अपने हाथ को, जैसे ये आपका हाथ था, ठीक है, आपने क्या सोचा कि भाई ये वाला जो मेरा मसल है, इसको मुझे छोटा करना है, कॉन्ट्रैक्ट करके इतना बनाना है, इतने पोर्शन में। तो जैसे आप ये करने की सोचोगे, आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। आपकी जो हड्डी है यहाँ की, ये ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में मूव होने लग जाती है। अब ये सब इतने सबकॉन्शियसली होता है, तो आप सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट बॉडी इसी तरीके से काम करती है। जब भी आपका एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी जो बोन है वो उसी डायरेक्शन में खिंच जाती है, और द अदर मसल ऑफ द पेयर द रिलैक्सेस। क्या जी, जो यहाँ पे इस जगह पे जो दूसरा मसल होगा, क्योंकि अब आपने उसको तो एकदम फ्री छोड़ रखा है ना, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट। अब भाई, अब आपसे कह रहे हैं कि इस अपने हाथ को जो आपने कुछ इस तरीके से बॉडी वाले फॉर्म में बना लिया था, इसको आपको वापस फ्री करना है। क्या करना है, फ्री करना है, यानी कि आपको इस अपने हाथ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, अपने इस मसल को क्या करोगे, रिलैक्स करोगे। जैसे ही आप रिलैक्स करोगे, आपका ये जो हाथ है, आपकी जो हड्डी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी अपने ओरिजिनल। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, द मसल कैन ओनली पुल। अब दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो मसल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुल कर सकते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी का खुद देखो, अपने आसपास देखो, आप क्या कर रहे हो, आप हर चीज़ एक तरह से पुल से ही तो काम करते हो। अपना हाथ ऊपर उठा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, यानी खींच रहे हो अपने हाथ को ऊपर। ठीक है, आप अगर किसी चीज़ को नीचे हाथ ले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हाथ को फ्री छोड़ दे रहे हो, धक्का थोड़ी, फोर्स नहीं है वो, मतलब पुश नहीं है। ठीक है, मसल्स कभी भी पुश नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पुल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी बहुत डीप में नहीं जाना। आपको लग रहा है यार भैया ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, बिल्कुल टेंशन मत लो, जो चीज़ें मैं समझाऊं उस तरीके से समझो। पहली लाइन ये याद रखो कि मसल हमेशा पेयर में काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है, कैसे, एक जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोन उस तरफ खिंच जाती है, जैसे ही मसल रिलैक्स होता है, बोन ऑपोजिट तरफ चली जाती है। इतना समझ में आया। दूसरा समझो, मसल सिर्फ पुल पुश कर सकते हैं, सॉरी पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। ठीक है, दो मसल साथ में काम करते हैं बॉडी को, एक बोन को मूव करने के लिए। इतने 4 पॉइंट अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम कुछ भी निपटा सकते हो पेपर में। क्या 4 पॉइंट, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। कि पहला, जो भैया मसल्स हैं वो पेयर में काम करते हैं। पेयर में किस तरीके से, जब कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो बोन है वो उस तरफ पुल हो जाती है, और उसका जो कॉन्ट्रेरी दूसरा मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। सिमिलरली जब आपको अपना बोन को दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो जो मसल रिलैक्स था उसको आप टाइट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिलैक्स कर दो, तो वो फ्री हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, मसल सिर्फ पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। और इसी तरीके से दो मसल साथ में काम करती हैं बोन को मूव करने के लिए। बस इतने 4 पॉइंट क्लियर हैं, तो अब हम बढ़ सकते हैं आगे। अब हम आ चुके हैं एनिमल्स पे। अब हम बात करते हैं कि भाई एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। हमें अपना तो भैया समझ में आ गया हिसाब किताब कि हम कैसे करते हैं, हड्डियों की मदद से। क्या हर सारे एनिमल्स में भी हड्डियां होती हैं? होती हैं, तो वो हमारी तरह चलते क्यों नहीं है? हम बात करते हैं गेट ऑफ एनिमल्स की, यानी कि एनिमल्स किस तरीके से मूव करते हैं, उसे कहते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। तो पहला हमारा एनिमल है अर्थवॉर्म। इंसेक्ट है, एक एनिमल है अर्थवॉर्म। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके का होता है एक अर्थवॉर्म, जैसा आपने देखा होगा, केंचुआ जैसे कहते हैं हिंदी में। और ये मूव कैसे करता है, इसकी बॉडी ना बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से बनी होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिख भी रही है यहाँ पे, छोटी छोटी रिंग्स से बनी होती हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसके पास कोई भी हड्डी नहीं होती। एक अर्थवॉर्म के पास कोई भी हड्डी नहीं होती, सोच रहे हो? सो इंटरेस्टिंग, तब भी वो मूव करता है। उसके पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसकी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट करते हैं। क्या भैया, देख भाई, उसकी बॉडी जो है कभी किसी जगह से छोटी होती है, किसी जगह से लंबी होती है, किसी जगह से छोटी, किसी जगह से लंबी, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता है।
कैसे? अपने मूवमेंट में अर्थवर्म क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी आगे के पार्ट को फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ देखो, पहले पार्ट में उसने क्या करा, अपना ये जो आगे का पार्ट था इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक इतना लंबा खींच दिया, क्योंकि वो ये कर सकता है, उसकी बॉडी रिंग से बनी है और मसल से बनी है, और पीछे का पोर्शन एकदम फिक्स उतना का उतना ही, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, पीछे का जो पोर्शन है उसको भी स्ट्रेच कर लेता है, मतलब उसको अपने पास और खींच लेता है, और फिर आगे के पोर्शन को रिलैक्स कर देता है। मतलब इस तरीके से कहीं से शॉर्ट, कहीं से लॉन्ग, कहीं से शॉर्ट, कहीं से लॉन्ग करके वो आगे बढ़ जाता है। इफ देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, इसे 2-3 बार पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब हम और देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है। और हाँ, उसकी जो बॉडी होती है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस, स्लाइमी यानी कि भैया चिपचिपा और आपका फिसलना, कुछ भी ऐसा सब्सटेंस निकालती है जिसकी वजह से वो आराम से घिसट पाता है, वरना क्या होगा, वो फंस जाएगा जमीन में, सॉइल में ही, ठीक है। और उसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज, उसकी बॉडी के नीचे ना बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स, ब्रिसल्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे 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 कुछ इस तरीके के उसके नीचे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उसके मसल से जुड़े होते हैं, और ये ज़मीन को अच्छी ग्रिप, यानी कि ज़मीन में अच्छी ग्रिप रखने में उसकी हेल्प करते हैं। और अर्थवर्म एक्चुअली पता है, जो रास्ते में उसके सॉइल आती है, मिट्टी आती है, उसको खाता रहता है, खाने के साथ साथ वो जो उसका जो खाना पचता नहीं है मिट्टी में वो निकालता भी रहता है। और जो वो खाना निकालता है, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। आपको पता होगा, ऐसा कहा जाता है अर्थवर्म बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थवर्म इसी वजह से कहा जाता है, सॉइल को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं अपने छोड़े हुए वेस्ट से, गॉड ने उनको ऐसे ही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्नेल की। ये आपको यार 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तभी क्लियर होंगे, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली रटने वाली चीज़ें हैं, समझ रहे हो? तो ये मत सोचना कि अभी क्लियर नहीं हो रहा, पहली बार में क्लियर नहीं होता, वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, या फिर तुम खुद 2-3 बार इस पीडीएफ को पढ़ोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्नेल की। स्नेल के पास इतना तो आपको पता है कि शेल होता है कुछ इस तरीके का, और ये जो शेल है ये इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। अब ये इस स्नेल का आउटर स्केलेटन तो होता है बट ये बोन से नहीं बना होता। आप सोचोगे ये हड्डी है उसकी, जी नहीं, हड्डी नहीं है, ये एक पूरी सिंगल यूनिट है और डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये किसी भी तरीके, देखो बोन्स क्या करती थी हमारे लिए, हमें हेल्प करती थी आगे पीछे बढ़ने में, बट इसके लिए, स्नेल के लिए, ये जो शेल है ना, ये कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं करता, जब बल्कि इसको तो खींच के ले जाना पड़ता है बेचारे स्नेल को, इसे अपने साथ ढोना पड़ता है जगह जगह, बट ये उसकी मदद करता है बस अपने आप को सेफ रखने में। मतलब जब भी कुछ होता है वो पूरा स्नेल इसके अंदर घुस जाता है और अपने आप को बचाता है, ठीक है। तो स्नेल का आपको ये पता चल गया। अब बात करते हैं किस तरीके से वो काम करता है। स्नेल के नीचे थिक स्ट्रक्चर ऑफ द हेड ऑफ स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। शेल के अंदर से यहाँ पे उसका हेड जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है और पीछे से पूंछ जैसा, ठीक है। दिस थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, और जो थिक स्ट्रक्चर निकल के आता है नीचे वो उसके फुट होते हैं, पैर होते हैं, और जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स, हड्डी नहीं स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अगर आप नीचे देखोगे, मतलब आप उसको एक कांच की प्लेट पर रख के नीचे देखोगे उसके पैर, तो आपको पता चलेगा जो उसके मसल्स पैर है ना वो वेवी मोशन करते हैं। कैसा वेवी? देखिए ऐसे 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 कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा स्लो मूव करता है। इट इज़ द स्लोएस्ट, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला, कॉकरोच। कॉकरोच भी क्या है? कीड़ा है। और कॉकरोच की खास बात क्या है? वो वॉक, चल सकता है, चढ़ सकता है कहीं पे भी, और उड़ भी सकता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा ना, वैसे नहीं होते रियल कॉकरोच, ऐसे होते हैं यार, ऐसे होते हैं, और इनको हमें पढ़ना भी पड़ता है, ये साइंस है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बट आसान से आसान बना के पढ़ेंगे हम, ठीक है। उनके पास 3 पैर, लेग के 3 पैर होते हैं, देखो एक पैर, एक पैर, एक दो, दूसरा पैर, 2 और तीसरा पैर, इस तरीके से 3 पैर होते हैं, यानी कि 6 पैर टोटल, और जो उनकी चलने में मदद करते हैं। उनकी जो बॉडी है वो आउटर, एक ये जो स्केलेटन है ना, एक आउटर हार्ड स्केलेटन से बनी होती है, मतलब हड्डियां होती हैं इसमें, ठीक है। और इनका जो आउटर स्केलेटन, ये जो आउट का ढांचा है, छोटी छोटी हड्डियों से मिला के बना होता है, जो कि उसे मूव करता है, मतलब परमिट करता है, मतलब उसको हेल्प करता है आगे पीछे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ उसके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि 4 विंग्स भी होते हैं, जिसकी उसके सर से पीछे, ये सर है इससे पीछे, जिसकी वजह से वो उड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद डिस्टिंक्टिव अलग तरह के मसल भी होते हैं उसके पैरों के पास, क्या करते हैं, जो कि चलने में मदद करते हैं और उसको कहीं पे भी चढ़ने में या उड़ने में मदद करते हैं। अगला आ जाता है बर्ड्स। बर्ड्स देख लेते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? उड़ती हैं और कहीं बैठती हैं या चलती हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ती हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से नेचर ने बनाई है कि वो आराम से उड़ सके।
अब भैया क्या ऐसा बनाया है अभी समझते हैं। उनकी जो बोन्स होती है ना वो खाली होती हैं, हमारी बोन्स तो भरी होती हैं पूरी कैल्शियम से, उनकी बोन्स खाली होती हैं, तो इसका मतलब वो बहुत हल्की होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। और बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। हिंड लिम्स यानी कि ये जो लिम्स है ना उनकी, वो इस तरीके से बनी होती है जिसकी वजह से वो आसानी से चल सकें या कहीं बैठ सकें, इस तरीके से उनकी लिम्स बनी होती हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। ये स्केलेटन देख सकते हो आप किसी बर्ड का। बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग। उनके जो हाथ, जो हमारे लिए हाथ का काम करते हैं, उनके हाथ नहीं होते, उसकी जगह उनको वो विंग्स होते हैं। वो पतली पतली हड्डियां होती हैं खाली, जो विंग्स बन चुकी होती हैं। शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। उनकी जो शोल्डर ये वाली बोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। भाई देखो होगी नहीं तो वो अपने विंग्स कैसे फ्लैप करेंगे, थक जाएंगे बहुत जल्दी। और उनकी जो ब्रेस्ट बोन, ये जो होती है ये वाली बोन सामने चेस्ट वाली ब्रेस्ट बोन जो है, वो इस तरीके से होती है कि वो आराम से उड़ सकें, फ्लाइट ले सकें, जिसकी वजह से वो उनके जो विंग्स हैं वो अप एंड डाउन हो सके। ठीक है, तो नेचर ने बर्ड्स को ऐसे बनाया है जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ जाती हैं। लास्ट है हमारा फिश। ठीक है, अब फिश कैसे मूव करती है, फिश के लिए आपको एक चीज देख के ही पता चल जाएगी कि फिश का एक स्ट्रक्चर ना बाकी सारे एनिमल से अलग होता है। कैसा अलग होता है, कैसा होता है आप समझते हैं। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। उसका जो हेड और जो पीछे टेल होती है ना, पूंछ, वो क्या होती है, पतली होती है बीच के पोर्शन से। और इस तरीके की बॉडी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। ध्यान से सोचोगे तो आपकी जो शिप होती है ना, शिप, वो भी इसी स्ट्रक्चर से बनी होती है, क्योंकि वो फिश से इंस्पायर्ड होती है। और ये शेप ऐसा होता है जिससे आसानी से वाटर उनके आसपास फ्लो कर सके। ठीक है, जो स्केलेटन होता है फिश का, वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। और स्विमिंग के टाइम जो मसल्स हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व, यानी कि कुछ इस तरीके से वो मूव करती हैं, ऐसे रोल, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से वो आगे आगे बढ़ती जाती हैं। किसकी वजह से, वेव मोशन की वजह से। उसकी वजह से एक धक्का, जर्क यानी कि धक्का आता है, पुश आता है, और इसकी वजह से ऐसे धक्के लगातार करने की वजह से स्विम कुछ इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। और उसके साथ साथ फिन्स, फिन्स आपको पता है ना, ये जो फिन्स हैं, ये भी उसकी हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने में। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप। देखो, एक तो पहला ये फिन होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाती हैं, क्योंकि ये पानी को काफ़ी तेज़ी से धक्का मारता है। और भी उन पर जगह जगह फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो और इजीली पानी में अपना बैलेंस रख पाएँ, अपनी शेप को मेंटेन, मतलब अपनी डायरेक्शन, कि जिधर वो जाना चाहें उधर जा सकें। और अगर आप ध्यान से सोचो, आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा है कि लोग अपने पैरों में भी कुछ इस तरीके का पहनते हैं स्विमिंग करने से पहले। ये इन्हें क्या कहते हैं, फ्लिपर्स। ये भी हमारी फिश से इंस्पायर्ड है, इसे लोग पहनते हैं, स्विमिंग करते हैं, इससे बहुत आसानी से आप स्विमिंग कर सकते हो और इफेक्टिवली। ठीक है, अब हम लास्ट, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था, ये चेक कर लूँ, पता चला मैं फिर बोल दूँ आगे कुछ और निकला है। जी नहीं, ये सच में लास्ट है। तो अगला है हमारा, लास्ट है स्नेक। स्नेक कैसे मूव करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्नेक के पास एक बहुत लंबी बैकबोन होती है, मतलब जितना लंबा स्नेक उतनी लंबी बैकबोन। ठीक है, और उस बैकबोन में टाइनी टाइनी छोटे छोटे मसल्स भी होते हैं। अब मसल्स ही तो हेल्प करते हैं मूव करने के लिए बॉडी को, बोन्स को। मसल्स जो है ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, उसकी बैकबोन को, रिब्स को, स्किन को इंटरकनेक्ट जोड़े रखती हैं। ठीक है, स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप। अब स्नेक की बॉडी कितने भी लूप्स में कर्व हो सकती है, ठीक है, कितने भी गोले गोले चक्कर वो काट सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत तेजी से, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत लंबी है और वो बहुत सारे चक्कर लगा सकती है, इसको एक बहुत अच्छी स्पीड मिलती है। यानी कि वो इस तरीके से आपका, इस तरीके से आगे लूप बना बना के बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। आपने देखा होगा स्नेक जो है वो काफ़ी तेज बढ़ता है, बट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स हैं, जिसकी वजह से वो सीधा नहीं, इस तरीके के राउंड बना बना के आगे बढ़ता है और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ठीक है, अलग अलग सांप की अलग अलग स्पीड होती है। तो हमने मूवमेंट ऑफ स्नेक पकड़ लिया है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि भाई जो ग्रीक फिलोसफर थे बहुत टाइम पहले, जिनका नाम था एरिस्टोटल, उनकी जो बुक थी गेट ऑफ एनिमल्स यानी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे कि भाई कोई एनिमल कैसा होता है, कोई कैसा होता है और ये क्यों होता है। तो इनमें से कुछ आज आपने सीखे कि भाई क्यों होता है। जैसे बर्ड का स्ट्रक्चर इस तरीके का क्यों होता है, क्योंकि बर्ड को उड़ना है, अगर उसके जो हड्डियां हैं वो भारी हो जाएंगी तो उड़ ही नहीं पाएगी, तो बर्ड क्या करेगी। तो इस वजह से ये जो होता है उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का। तो फाइनली हमने चैप्टर फुल्ली अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लिया है। नहीं समझ में आया होगा अगर, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर देखना, नहीं तो ये पीडीएफ जो स्पेशल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इससे आप पढ़ना। और इसके अलावा जो जो मैंने नहीं मार्क करा है प्लीज़ उसे मत पढ़ना, टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा तुम्हारे। ठीक है, चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है,
पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। ठीक है, चलो अब फटाफट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि चैप्टर हो जाए फटाफट खत्म। ठीक है, ओके जी। तो मैंने आपके लिए बना रखी है स्पेशल पीडीएफ में स्पेशल आंसर्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट ऑफ द बोन्स, बोन्स में जो जॉइंट होते हैं, हमारी हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, वो किस चीज में मदद करते हैं बॉडी की? तो वो मदद करते हैं आपके मूवमेंट में। मूवमेंट यानी कि इधर से उधर हिलना। सेकंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन्स और कार्टिलेज का जो कॉम्बिनेशन यानी कि मिला के इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं स्केलेटन। तो इंपॉर्टेंट था ना, स्केलेटन यानी कि बॉडी का फ्रेमवर्क, ढांचा। अगला, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ, एल्बो में मैंने आपको बताया था कौन सी बोन जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। अब जब भी मूवमेंट की बात आ जाए बोन्स की, तो वो मसल से ही होता है, आपको याद रखना है। इसी के साथ चारों हमने फटाफट कर दिए। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं फटाफट। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एक्जैक्टली सेम। क्या सारे मूवमेंट, मतलब सारे एनिमल्स का, इंसानों का मूवमेंट सेम होता है? अजी नहीं, सबका अलग होता है। अभी तो हमने इतना घंटा बैठ के पढ़ा, वरना हम पढ़ते ही क्यों, एक ही का पढ़ लेते। समझिए, कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन। क्या कार्टिलेज बोन से भी हार्ड होते हैं? अजी नहीं, कार्टिलेज तो सॉफ्ट होते हैं बोन से। तो ये भी फॉल्स हो गया। फिंगर बोन्स में जॉइंट नहीं होते। अच्छा, जॉइंट नहीं होते तो आप अपना जो मुट्ठी बना लेते हो या घूंसा मारते हो किसी को, अपनी उंगलियों को मोड़ पाते हो, ये किस वजह से होता है? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। फोर आर्म यानी कि आपका जो आगे का हाथ है, मतलब वो दो बोन से मिलके बना होता है। जी हाँ, वो दो बोन से मिलके बना होता है, कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसे। ये दो बोन्स होती हैं जिनसे मिलके ये फोर आर्म बना होता है। ठीक है, बता देता हूँ इसको मैं। कॉकरोच के पास एक आउटर स्केलेटन होता है। हाँ जी, कॉकरोच के पास एक आउटर स्केलेटन होता है। ये आपको आपको मैंने पढ़ाया था और आपको याद रखना था, एकदम रटने वाला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, जो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। अब अपर जॉ एक क्या है? इमूवेबल जॉइंट है, यानी कि मूव नहीं हो सकता, सिर्फ नीचे वाला जॉ मूव होता है। फिश की बात करें तो उसके पास फिन्स होते हैं बॉडी पे, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ यहाँ नीचे देखो, उसकी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये भी हमने पढ़ा था। रिब्स की बात करें तो रिब्स जो होती हैं वो हर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। बात करें स्नेल, जो है स्नेल है वो वेरी स्लो मूवमेंट शो करता है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। और कॉकरोच, एक तो वो फ्लाई कर सकता है, दूसरा उसके पास एक आउटर स्केलेटन होता है। अभी हमने इसी क्वेश्चन में पढ़ा था आउटर स्केलेटन के बारे में, और अभी क्वेश्चन एक फिर से भी आ गया, तो इसीलिए हमने आराम से कर भी लिया। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। अब अगर तुम चैप्टर मेरे साथ ढंग से पढ़ते आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि आंसर 4 मैंने कई जगह टिक करा है। तो बस पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए आप ढूंढो मैंने कहाँ कहाँ ग्रीन हाईलाइट करा है। देखो देखो, सबसे ऊपर चलते हैं फटाफट एकदम यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ढूंढते हैं। तो ये रहा, मैंने आपको बोला था आंसर। तो द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, द राउंडेड कैविटी एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। जो राउंडेड बोन होती है उसका जो एक एंड होता है वो एक कैविटी यानी कि जिसे बाउल कहते हैं उसमें फिट हो जाता है और वो हर तरफ घूम पाता है। ठीक है, सच जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और इसे ही कहते हैं आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जितना मैंने हाईलाइट करा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर इमूवेबल। इनमें से कौन सा स्कल बोन्स इमूवेबल है? अब पहले तो मैंने मार्क कर रखा है, बट मैं आपको ये यहीं बता देता हूँ कौन सा मूवेबल है, कौन सा स्कल, मतलब हड्डी में कौन सी ऐसी बोन है जो मूव करती है। तो जी वो होती है लोअर। आपको अभी हमने पढ़ा था ना कि सिर्फ लोअर जो जॉ होता है आपका, लोअर नीचे वाला जबड़ा, सिर्फ वही मूव कर सकता है, ऊपर वाला तो जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, आपका आंसर आपको मिल गया। ऊपर आप आंसर देख सकते हैं। अब वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड। हमारी जो एल्बो पीछे क्यों नहीं मुड़ सकती? इसका आंसर है क्योंकि उसमें हिंज जॉइंट होता है। इसका भी मैंने आपके लिए ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है पीडीएफ में, एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें फटाफट। ओके, हम ढूंढ लेते हैं हिंज जॉइंट, देख लेते हैं। ये आ गया हमारा सबसे पहले कैविटी, और ये द पॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवटल जॉइंट। ये याद रखना, ये आंसर नहीं है, ये मैंने गलती से ग्रीन कलर का हाईलाइट कर दिया है, याद रखना ये आंसर नहीं है, वरना मैं यहाँ पे लिख देता क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, द एल्बो एज अ हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है जो उसको अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर मजे से खत्म कर लिया है। एक दो बार वीडियो और देख लेना तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्पेशल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फटाफट जाके डाउनलोड कर लेना और इसी पीडीएफ से पढ़ना, आपकी सच में काफ़ी हेल्प होने वाली है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, पढ़ने में मजा आया, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताओ। आपका एक कमेंट मेरा दिन बना सकता है, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट करो, तो मैं और क्वेश्चन भी ले आऊंगा, क्योंकि काफी कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।